आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास जिया नहीं बल्कि हमारे देश को उसकी सांस्कृतिक आत्मा दी। मतलब कुछ लोग तो बस अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं जो सदियों तक मिटती नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। इतिहास में ऐसा कौन सा इकलौता इंसान है जिसने एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे? जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, है ना? आखिर उस इंसान की कलम में, उनकी सोच में कितनी ताकत रही होगी कि दो स्वतंत्र राष्ट्रों ने उनकी रचना को अपनी सबसे बड़ी पहचान मान लिया। भाग 1, बचपन और प्रकृति। यहाँ से शुरू होता है टैगोर का शुरुआती जीवन। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। युवा रविंद्रनाथ को ये जो पारंपरिक स्कूल होते हैं ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये बंद दीवारों वाले कमरे बच्चों के दिमाग को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। उनके लिए तो पेड़ों की सरसराहट, बारिश की बूंदें और नदियों का खुला बहाव ही असली गुरु थे, एकदम खुले विचारों वाले। प्रकृति से सीधे तौर पर सीखने का ये जो तरीका था, वो उन्हें उस समय के समाज से बिल्कुल अलग खड़ा करता था। अगर इसे एक रियलिस्टिक कार्टून की तरह इमेजिन करें तो एक तरफ ग्रे रंग की बंद दीवारें हैं और दूसरी तरफ रंगों और प्रकृति से भरी एक खुली और जीवंत दुनिया। आप जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1861 में कलकत्ता के बेहद जाने माने जोरासांको ठाकुर परिवार में उनका जन्म हुआ। घर में चारों तरफ कला और संगीत का ही माहौल था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली। मतलब जब तक बच्चे ठीक से स्कूल की पढ़ाई समझना शुरू करते हैं, 16 साल की उम्र तक तो उनकी रचनाएं बड़े बड़े अखबारों में छपने भी लगी थीं। इतनी कम उम्र में इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्तों को उन्होंने जिस तरह पिरोया, वो वाकई कमाल था। भाग 2, गीतांजलि और नोबेल। अब बात करते हैं उस पल की जिसने उन्हें एक नई वैश्विक पहचान दी। खैर, 1878 में जब पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया तो वहाँ की पश्चिमी संस्कृति देखकर उन्हें एक बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि हमारी अपनी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति कहीं ज्यादा समृद्ध है। भारत लौटने पर बंगाल में तो वो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1912 में, जब उन्होंने अपनी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसे हम सब गीतांजलि के नाम से जानते हैं। इंसान, भगवान और प्रकृति के इस खूबसूरत रिश्ते ने यूरोप के पाठकों पर मानो कोई जादू सा कर दिया। और इसी के साथ आता है 1913, एक ऐसा साल जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। यही वो वक्त था जब साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल पुरस्कार, उन्हें मिला। और देखिए, ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं थी। पहले भारतीय और पहले एशियाई नोबेल विनर बनकर उन्होंने दुनिया भर के उन तमाम स्टीरियोटाइप्स की धज्जियां उड़ा दी। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, है ना? लेकिन इस एक जीत ने पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दिया कि भारत सिर्फ गरीबी या गुलामी का देश नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और कला का एक बहुत गहरा समंदर है। इस एक पल ने पूरे देश की रगों में गर्व की लहर दौड़ा दी। भाग 3, राष्ट्रगान और कड़ा विरोध। चलिए देखते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण कविताएं एक बहुत ही कड़े और निडर विरोध में बदल जाते हैं। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरुआत में डिस्कस किया था, भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। बिना किसी नफरत के, एकता और प्यार का उनका ये संदेश इतना दमदार था कि इसने सचमुच इन दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगानों की नींव रख दी। उनका सीधा सा मानना था कि कोई भी देश तभी महान बन सकता है जब वहां के लोग एक दूसरे का पूरे दिल से सम्मान करें। लेकिन फिर आता है 1919 का वो काला साल। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया, जब एक एकदम शांतिपूर्ण भीड़ पर बिना किसी वार्निंग के गोलियां बरसा दी गईं। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ पूरे राष्ट्र की आत्मा को छलनी किया, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। और उसी गहरे दर्द और गुस्से में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज बहुत दूर तक गई। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जो नाइटहुड का बड़ा सम्मान दिया था ना, उसे उन्होंने साफ वापस कर दिया। और उनके शब्द थे, ऐसे समय में कोई भी सम्मान लेना शर्म की बात है जब मेरा देश दर्द और अपमान झेल रहा हो। ये एक लाइन उनके निडर विरोध और देश के प्रति एकजुटता का हमेशा के लिए प्रतीक बन गई। भाग 4, शांति निकेतन और एक महान विरासत। अब देखते हैं कि कैसे उस दुख को एक नई उम्मीद में बदला गया। अपने उसी दर्द को एक विजन में बदलते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बहुत बड़ा बनाने की ठानी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम सब शांति निकेतन के नाम से जानते हैं,
वो दरअसल उनके उसी बचपन के सपने का सच होना था। एक ऐसा स्कूल जिसकी कोई दीवारें ना हो, एक बिल्कुल क्रांतिकारी जगह जहां बच्चे खुली हवा में प्रकृति के बीच बैठकर सीखते हैं, जहां कला, संगीत और सबसे जरूरी आजाद सोच को किताबों से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। वैसे यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। टैगोर और गांधी जी के बीच कई बार विचारों का टकराव होता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच जो आपसी सम्मान था वो कमाल का था। दोनों का बस एक ही सपना था, एक आजाद और विकसित भारत। और क्या ये बात मालूम है, ये टैगोर ही थे जिन्होंने सबसे पहले गांधी जी को आदर के साथ महात्मा की उपाधि दी थी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2000 से भी ज्यादा। 1941 में इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने 2000 से भी अधिक गीत लिखे। सिर्फ गीत ही नहीं, बल्कि हजारों कविताएं, कहानियां, नाटक और बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई। एक अकेले इंसान का इतना सारा काम सच में दिमाग चकरा देने वाला है। उनकी रचनाएं किसी जीवंत, रियलिस्टिक कार्टून या कैनवस की तरह हैं, जिसमें हर एक रंग, हर एक जज्बात आज भी पूरी एनर्जी के साथ धड़कता हुआ महसूस होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत कोई चंद किताबों में कैद कविताएं नहीं है। वो भारत की एक सोच है, एक भावना है, इस देश की असली धड़कन है। आज भी जब कभी राष्ट्रगान की धुन बजती है तो भारत की वो आत्मा एक बार फिर से जिंदा हो उठती है। तो सवाल ये है कि क्या वो आत्मा आज भी हमारे अंदर गाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा जहन में गूंजता रहेगा।